हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में। लगभग 10 क्वेश्चनों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? कौन सा यशराज भारती पुरस्कार? ये पुरस्कार 2025 है, वो किस राज्य के राज्यपाल को दिया गया है? गाइस, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनको यह पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया है, यशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कुइपर। इस प्रोजेक्ट कुइपर के लिए गाइस हाल ही में जो अमेजन है, इन्होंने अमेजोन जो कंपनी है अमेरिका की, इन्होंने 27 उपग्रह है वो लॉन्च किया है। तो देख लो आप, ई कॉमर्स के साथ साथ जो अमेजन कंपनी है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कितना कुछ काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अप्रैल 2025 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बेंच किस देश को भेजा है? कौन सी मिसाइल का? ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है अपनी, इसका नाम पड़ा है भारत की जो ब्रह्मोस नदी, भारत की जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है उसके नाम पर, और जो रूस की मास्को नदी है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत की और रूस की संयुक्त रूप से बनाएंगे एक मिसाइल का दूसरा बेंच है वो दिया गया है हाल ही में फिलीपींस को, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, डिफेंस सेक्टर में भारत है वो आगे निकलता जा रहा है। वो जो अपनी जो रक्षा हथियार है, सुरक्षा हथियार है, डिफेंस अस्त्र है, इनका भारत है वो इम्पोर्ट, भारत इनका व्यापार भी कर रहा है ताकि भारत की जो इकोनॉमी है या भारत का जो नाम है वो वैश्विक स्तर पर जाना जा सके, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेतक टैगिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो बताइए गाइस, जो जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, एक एक्ट के तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। ये जीआई टैग जितने भी जो प्राप्त हैं भौगोलिक क्षेत्र में, क्योंकि 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। जीआई टैग गाइस उन क्षेत्रों को दिया जाता है, उन वस्तुओं को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भारत में जीआई टैग प्राप्त है वो है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? यूपी के पास है। अगला क्वेश्चन है अपना, न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानकी को किस कानूनी दर्जे से मान्यता दी है? तो पहले तो आप यही ध्यान रखना कि माउंट तारानकी, ये न्यूज में है, ये पूछ लिया जाए कि माउंट तारानकी आखिरकार है क्या, तो ये है अपने न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड में माउंट तारानकी है। तो इसे हाल ही में गाइस कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा है वो न्यूजीलैंड की सरकार ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मांडो की पाल जो कि अपने डूंगरपुर में है, राजस्थान का जिला है डूंगरपुर, वहां पर ये लोकेटेड है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो गाइस आपको पता ही होगा, जो मांडो की पाल है ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से मांडो की पाल है वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। यह गाइस फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोराइड का खनन किया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? बताइए, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज व तापी में से चालुक्य की राजधानी क्या रही है? तो गाइस चालुक्य की राजधानी वातापी रही है, जो कि अपना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है भारत का, उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर चालुक्य राजाओं ने शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, कीर्तन परंपरा है, इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखी है, मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और संत ज्ञानेश्वर। तो गाइस जो चैतन्य महाप्रभु है इन्हें कीर्तन परंपरा का जन्मदाता कहा जाता है। जो भी कीर्तन वगैरह आजकल किए जाते हैं उनकी शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी गाइस अपन चर्चा करते हैं। तो गाइस ये 15वीं सदी के भारतीय संत थे। कौन सी सदी के? 15वीं सदी के, ठीक है। इनका जन्म है वो पश्चिमी बंगाल है। उनका एक जिला है नदिया जिला। नदिया जिले में एक नवदीप नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था।
ठीक है। इनका वर्तमान परिवार है जो सियालट क्षेत्र के आसपास रहता था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में अपन हरे कृष्णा का जो मंत्र का जो जाप करते हैं, इस मंत्र को प्रचार में लाने का काम भी किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप भी सुबह शाम हरे कृष्णा का जाप किया करो, इससे मानसिक संतुलन है वो ठीक रहता है। महो मंत्र, गाइस इन्होंने संस्कृत में शिक्षा स्तकम नाम का एक 8 छंदों वाला प्रार्थना पत्र लिखा था। क्या लिखा था? यहाँ पर देखिए, शिक्षा स्तकम। कौन सी भाषा में लिखा था? इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, जो कि 8 छंदों का एक प्रार्थना है। ठीक है, इसके अलावा इनने जो आंदोलन चलाया था उसको गोड़िये आंदोलन कहा जाता है। पूछ लिया जाता है गोड़िये आंदोलन का समर्थक कौन है, तो गोड़िये आंदोलन के समर्थक है अपने चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इन्हें चैतन्य आंदोलन भी कहा जाता है, गोड़िये आंदोलन को, जो कि वैष्णववाद को बढ़ावा देता है। भगवान कृष्ण की जब हम पूजा वगैरह करते हैं, वैष्णववाद उसको बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वो इन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं। इन्होंने नृत्य और भक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण की पूजा की शुरुआत की। ठीक है, जो नृत्य वगैरह करते हैं और भक्ति करते हैं, इसके जरिए कृष्ण की पूजा की शुरुआत है वो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ठीक है, उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वोच्च आत्मा के रूप में प्रदर्शन किया। दोस्तों, इनका मूल नाम है वो विश्वम्भरा मिश्रा था और इन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने कीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्तन परंपरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, अन्न किस संगठन की पहल है? दोस्तों, अन्न दर्पण हाल ही में एक पहल शुरू की गई है। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना भारतीय खाद्य निगम है, इसके द्वारा शुरू की गई है। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे भारतीय खाद्य निगम के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो गाइस पहले तो ध्यान रखना, ये एक तरह का पीएसयू है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि अपने केंद्रीय उपभोक्ता मामला का जो मंत्रालय है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर ये आता है। ठीक है, साथ ही खाद्य निगम अधिनियम 1964, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत ये आता है। गाइस कोई भी संस्था किसी एक्ट के अंदर आती है तो वो एक तरह की स्टेचुरी बॉडी होती है, अर्थात एक तरह की वैधानिक संस्था होती है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वह भी एक वैधानिक संस्थान है। इसकी शुरुआत है वो 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से की गई थी, लेकिन बढ़ती जरूरतों के साथ गाइस इसकी इक्विटी है वो बढ़ाई गई है। इसकी मुख्य भूमिका के बारे में बात की जाए तो गाइस ये भारत सरकार की जो खाद्य नीतियां होती हैं, सरकार के द्वारा जो भी फूड पॉलिसी आदि जारी की जाती है, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ठीक है, एफसीआई की मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो ये खाद्यान्न होते हैं उनकी खरीद करती है, जैसे गेहूं होता है, गेहूं को खरीद करता है ये एमएसपी के थ्रू, उनका भंडारण करता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने का काम करता है, साथ ही उनका वितरण करता है और बिक्री के लिए ये नोडल एजेंसी भी है। ध्यान रखना इसका कार्य क्या है, तो खाद्यान्नों की खरीद करता है, उनका भंडारण करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता है, वितरण करता है और उनकी बिक्री के लिए एक महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी। एफसीआई का उद्देश्य क्या है? गाइस इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये किसानों को लाभकारी मूल्य है वो प्रोवाइड करवाता है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्यान्न सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने में ये सहायता करता है, ताकि कोई भी कहीं भी कभी भी भूखा न रह जाए। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्नों की कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर ये राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस, इसके माध्यम से ये संपूर्ण देश में खाद्यान्नों का वितरण भी करता है। ठीक है, तो आपने भी लिया होगा पीडीएस के थ्रू खाद्यान्न, वो यही प्रोवाइड करवाता है एफसीआई। इसके अलावा किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए गाइस एफसीआई है वो प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन भी प्रोवाइड करवाता है। इसकी कार्य प्रणाली के बारे में और देख लेते हैं। तो गाइस जो एफसीआई है वो राज्य सरकार है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के साथ मिलकर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अर्थात एमएसपी पर अनाज खरीदता है
और समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी के जरिए उनको अनाज वितरण है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। दोस्तों, एफसीआई दो प्रकार से खरीद प्रणाली को अपनाता है। एक तो प्रत्यक्ष खरीद है और एक विकेंद्रीकृत खरीद है। प्रत्यक्ष खरीद में क्या होता है, एफसीआई या फिर राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां होती हैं वो सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। इसके बाद एफसीआई इन खाद्यान्नों का भंडारण करती है और इनका वितरण है वो सुनिश्चित करती है। वही विकेंद्रीकृत खरीद एफसीआई की सरकार करता है। इसमें राज्य एजेंसियां अनाज खरीदती हैं, राज्य सरकार की जो भी एजेंसी है वो किसानों से अनाज खरीदती हैं, उनका भंडारण और वितरण भी करती हैं। इसके बाद बचे जो अधिशेष है अनाज का जो केंद्रीय पुल होता है वो एफसीआई को सौंप देते हैं। ठीक है, तो एक में तो क्या होता है, राज्य सरकार की एजेंसियां या एफसीआई है वो डायरेक्ट किसानों से खरीद करती हैं और फिर एफसीआई उनका भंडारण करती है, उनका वितरण सुनिश्चित करती है। एक में क्या होता है, विकेंद्रीकृत खरीद में क्या होता है, राज्य सरकार की एजेंसियां अनाज खरीदती हैं, उनका भंडारण करती है, वितरण करती है और बाद में जो भी एक्स्ट्रा अनाज बच जाता है वो एफसीआई को सौंप देती है, जो कि एफसीआई है वो राष्ट्रीय स्तर पर फूड सुरक्षा को ध्यान में रखती है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की एफसीआई के बारे में। आज अपन ने करंट अफेयर से जुड़े हुए 9 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कल नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।